नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर्स पे। मैं सनी कुमार आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए दूसरा लेसन पढ़ेंगे लोग। वैसे तो ये कहने को दूसरा लेसन है, देखा जाए तो ये छठा या सातवां लेसन होगा, क्योंकि इससे पहले हमने एक का क ख ग घ अंग पूरा तरह से पढ़ा है और उसको समाप्त कर लिया है। और अगर आपने इस पहले वाले वीडियो को नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं लोग आज का चैप्टर, जो इकाई अर्थात लेसन 2 है। और यह चैप्टर कृषि से संबंधित है, अर्थात इस चैप्टर में हम लोगों को कृषि से जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान से देखना, पढ़ना और समझना है। देखिए, सबसे पहले चैप्टर के विषय वस्तु पर आते हैं। आपने यह वाक्य सुना होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और हम लोग बचपन से यह भी सुनते आ रहे हैं लोग कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो आखिर भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के 2/3 जनसंख्या के जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि है। यानी भारत के अधिकतर लोगों को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो कृषि के माध्यम से प्राप्त होता है, और उनकी आजीविका अर्थात जीवन यापन काम करने का मुख्य साधन क्या है? तो वो कृषि ही है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 2/3 जनसंख्या के जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि है। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं लोग। टॉपिक लिखा हुआ है कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं या महत्व बताइए। देखिए, यह बोर्ड मॉडल आप क्वेश्चन इससे कह सकते हैं, और यह क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय में इस क्वेश्चन का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और काफ़ी आसान भी है, ज़्यादा भारी तो नहीं है। लेकिन दीर्घ उत्तरीय में या फिर लघु उत्तरीय दोनों में कहीं भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। यह एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं बतलाइए या फिर महत्व बतलाइए। देखिए, पहली विशेषता या महत्व, भारत के 2/3 जनसंख्या अर्थात 67% लोगों के जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि है। तो भारतीय कृषि का पहली विशेषता क्या है? कि भारत के 2/3 लोगों के जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि है, अर्थात 67% लोगों के जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि है। आगे लिखा है 2 नंबर पॉइंट कि भारत के सभी लोगों को भोजन कृषि के माध्यम से ही प्राप्त होता है। यह भी कृषि की विशेषता है हमारी कृषि की, कि हमारे यहाँ जो अधिकतर लोग हैं या फिर भारत की जो कुल जनसंख्या है, जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, उस जनसंख्या को भोजन जिस माध्यम से प्राप्त होता है वो हमारे यहाँ की कृषि है। 3 नंबर, जलवायु, मिट्टी और धरातल की विविधता के कारण यहाँ लगभग सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। मतलब हमारे यहाँ सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, सभी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, सभी प्रकार के धरातल उपलब्ध है। इसीलिए हमारे यहाँ लगभग सभी प्रकार के फसल का उत्पादन किया जाता है। और कुछ फसल में तो हम विश्व में प्रथम स्थान पर हैं, कुछ में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान पर भी हैं। 4 नंबर, कई उद्योगों को अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यह एक कृषि की विशेषता है। जैसे चीनी उद्योग में गन्ना कृषि से प्राप्त होगा, कपड़ा उद्योग में कपास कृषि से प्राप्त होगा, रेशम उद्योग में जूट कृषि से प्राप्त होगा। और भी बहुत सारे उद्योग हैं जो अपने कच्चे माल के लिए किस पर निर्भर है? तो कृषि पर निर्भर है। तो यह हमारे कृषि की चौथी विशेषता है। और भारत के राष्ट्रीय आय, आपको याद होगा कि एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्र में अर्जित कुल आय की मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान भी लगभग 24% है। तो यह भी हमारे कृषि की विशेषता है, लेकिन वर्तमान में तो यह योगदान घटकर 14% हो गया है। अगर आपको लिखना पड़े तो आप दोनों इसी डिजाइन में लिखेंगे, लेकिन यदि आपको ऑब्जेक्टिव बताना पड़े तो आप कहेंगे कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग 14% है। एग्जैक्ट तो 13.90% है, वो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी था। तो भारतीय कृषि की यही 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। 2/3 या 67% लोगों के जीवन यापन का मुख्य आधार है। सभी लोगों को भोजन कृषि के द्वारा प्राप्त होगा। यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन हो जाता है। कई उद्योगों को कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। और भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग 24% है। तो इन 5 कारणों से भारतीय कृषि विशेष है और महत्वपूर्ण है।
अगला और इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है और यह भी बोर्ड मॉडल ही है, काफ़ी बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता, निम्न का मतलब हो गया कम उत्पादन, कि भारतीय कृषि की कम उत्पादन के कारण क्या है। पहला, कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ। देखिए, हमने अभी पढ़ा कि भारत के 67% लोग अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। तो देखिए, इतनी बड़ी आबादी का केवल किसी एक क्षेत्र पर निर्भर रहना कभी भी उस क्षेत्र के लिए सही नहीं है। ऐसा होता कि 40% लोग कृषि पर निर्भर रहते, 30% लोग उद्योग में काम करते और 30% लोग सेवा क्षेत्र में, तब इक्वलिटी रहती और कहीं किसी सेक्टर में कोई गड़बड़ी होती या किसी का कम विकास होता फिर भी भारत विकास कर जाता। लेकिन हमारे यहाँ तो 67 यानी कि 70% लोग कृषि पर निर्भर है और कृषि पिछड़ी अवस्था में, इसलिए भारत पीछे है। 2 नंबर, घटता कृषि भूमि क्षेत्र। घर बनाने हेतु या फिर शहरों के फैलाव के कारण कृषि भूमि क्षेत्र अब घट रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि भूमि क्षेत्र घट रहा है। तो जब खेतें कम होंगे, जब खेत की संख्या में कमी आ जाएगी, खेत के क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी, तो उत्पादन भी घट जाएगा। तो कम उत्पादन के दूसरा कारण है। तीसरा कारण, सिंचाई की सुविधा का अभाव। देखिए, सिंचाई की सुविधा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिंचाई नहीं रहे तो फसल उत्पादित नहीं हो पाएगा और भारत में सिंचाई की सुविधा का बहुत अभाव है। हमारे यहाँ के किसान सिंचाई के लिए मानसून अर्थात वर्षा पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए यह भी कहा जाता है भारतीय कृषि को मानसून के साथ जुआ भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है कि किसे मानसून के साथ जुआ कहा जाता है, तो कृषि को। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी बारिश होगी तो फसल अच्छा होगा, कम बारिश होगी तो फसल सूख जाएगा और ज़्यादा बारिश होगी तो फसल बाढ़ में दह जाएगा। 4 नंबर, किसानों को फसल का उचित मूल्य न मिल पाना। हमारे यहाँ किसान काफ़ी मेहनत करके फसल उत्पादित करते हैं, 3 माह 4 माह अपना समय बर्बाद करते हैं। वहाँ गर्मी, धूप, बरसात, ठंडा सब जगह अपना सब परिस्थितियों में रहते हुए फसल तैयार करते हैं, लेकिन उनको उस फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इस कारण से भी बहुत सारे लोग खेती करना अब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं या फिर काफ़ी कम मात्रा में कर रहे हैं। पांचवा और इम्पोर्टेंट कारण यह भी है कि हमारे यहाँ जो खेती होती है वो पुराने अवैज्ञानिक ढंग से होती है और अर्थात उसमें आधुनिकता का अभाव होता है। तो यही 5 है भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के कारण। कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ते जा रहा है, कृषि भूमि क्षेत्र घट रहा है, सिंचाई की सुविधा का अभाव है, किसानों के फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाना और पुराने अवैज्ञानिक ढंग से खेती होना और आधुनिकता का अभाव। इन सभी कारणों से भारत में कृषि की उत्पादकता धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। हम लोग कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगला टॉपिक है, पूछा जाता है, यह भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर में नहीं मिलेगा, कि सस्य गहनता क्या है। देखिए, सस्य गहनता बराबर लिखा गया है कि कुल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। कुल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। ऐसे आपको इसको समझ में नहीं आएगा, हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास 2 बीघा खेत है, यानी कि उसके पास 2 बीघा ज़मीन है। 2 बीघा ज़मीन में उसने पहली बार मतलब फर्स्ट मान लीजिए कि जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर के बीच में उसने चावल का उत्पादन किया। अक्टूबर नवंबर में जब चावल काट लिया तो उसने उसी खेत में गेहूं का उत्पादित कर लिया। मार्च अप्रैल तक गेहूं तैयार हुआ और मार्च अप्रैल से मई जून के बीच में इसने सब्जी का उत्पादन कर लिया। यानी वर्ष के 12 महीने में जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर के बीच इसने चावल उत्पादित कर लिया। अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल के बीच में इसने गेहूं तैयार कर लिया और मार्च अप्रैल से मई जून के बीच में इसने सब्जी तैयार कर लिया। अर्थात अपने 2 बीघा ज़मीन पर 4 महीने उसने चावल तैयार किया, फिर अगले 4 माह इसने गेहूं तैयार किया और अगले 4 माह में उसने सब्जी तैयार कर लिया। तो अब इसी को आप समझिए, उसका कुल बोया गया क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो 2 2 2 यानी कुल बोया गया क्षेत्र हो जाएगा 6 बीघा। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना हो जाएगा, 2 बीघा। इसी को समझना था। कुल बोया गया क्षेत्र मतलब यदि कोई व्यक्ति अपने खेत में एक वर्ष में 3 गो फसल उत्पादित कर लेता है और 2 बीघा उसके पास ज़मीन है, तो कुल बोया गया क्षेत्र हो जाएगा 6 बीघा। शुद्ध ज़मीन कितना है उसके पास, 2 बीघा, और इंटू कर देना है 100। ये 2 ताई 6 हो जाएगा
यानी आंसर हो जाएगा सस्य गहनता बराबर 300%। तो यही है सस्य गहनता, कुल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। यदि किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है, उसने केवल वर्ष में 2 ही फसल तैयार किए, गेहूँ चावल, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र 5, कुल बोया गया क्षेत्र 10 इंटू 100। 5 से 100 10 कर 2 बार में आंसर हो जाएगा 200%। तो ये कहलाएगा सस्य गहनता, कुल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए, बहुत पहले आपने इस शब्द को सुना होगा, झूम कृषि क्या है, पोड़ू कृषि क्या है। झूम कृषि बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, और ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि किन लोगों के द्वारा की जाती है, तो जंगल में रहने वाले आदिवासियों के द्वारा की जाती है। लिखा है कि जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग कभी वर्ष लिखा है वर्षा मान लीजिएगा, कभी वर्षा होने से पहले मौसम, एक मिनट, जंगल में रहने वाले लोग आदिवासी लोग वर्षा होने से पहले वाले मौसम में जंगल में आग लगा देते हैं। यानी कि सोच लीजिए कि अगर जून जुलाई में बारिश होने वाली होती है हमारे यहाँ, तो उससे पहले यानी कि मार्च अप्रैल या फिर मई के आसपास जंगल में आग लगा दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि जंगल जलकर राख हो जाता है, केवल राख बचता है नीचे ज़मीन पर। जंगल के जल जाने के बाद और जब बारिश का मौसम शुरू होता है, उसके बाद जब बारिश प्रारंभ हो जाती है, तब ये आदिवासी लोग उस राख पे बीज छिड़क देते हैं, और बीज छिड़क देंगे तो पानी पड़ेगा, तो उस राख पहले से है वो खाद का काम करेगा, और बारिश हो रही है तो फसल उसमें उगाते हैं। इसी विधि को झूम कृषि कहा जाता है। तो झूम कृषि आपको पढ़ना याद कैसे करना है, तो आप दिमाग में सेट कर लेंगे, बस आदिवासी लोग सर्वप्रथम जंगल में आग लगा देते हैं। जले हुए आग से जब पूरा राख बन जाता है, तब जब बारिश शुरू होती है तब उस पर बीज छिड़क देते हैं। इस प्रकार फसल स्वतः उगाती है, और यह प्रक्रिया वो प्रत्येक वर्ष दूसरे दूसरे जंगलों में करते रहते हैं। यानी आज इस जंगल में, फिर अगले जंगल में, फिर अगले जंगल में। इससे क्या है कि इसे भारत सरकार ने रोकने का प्रयास किया, और काफ़ी हद तक भारत सरकार सफल भी रही। इसे सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही थी कि पूरा जंगल जल जाता था, जंगल समाप्त हो जा रहे थे, जंगल की संख्या में कमी आने लगी थी, प्रदूषण बढ़ने लगा था। इस कारण से इस विधि से होने वाली कृषि को अब लगभग समाप्त कर दिया गया है। तो ये रहा झूम कृषि। जंगल में आग लगा दिया जाता था, बारिश के समय फसल तैयार करने से पहले बीज बो देंगे, फसल ऑटोमेटिक तैयार हो जाता था। 2 टॉपिक ध्यान दीजिएगा, शुष्क भूमि क्या है और आर्द्र भूमि क्या है। देखिए, आर्द्र भूमि और शुष्क भूमि, यह मिट्टी की बात कहा जा रहा है। आपको बस याद करना है 75 सेंटीमीटर, और एक तीर हम ऊपर की तरफ खींच देते हैं और एक तीर नीचे की तरफ खींच देते हैं। जिन क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ आर्द्र भूमि पाई जाती है, और जिन क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ शुष्क भूमि पाई जाती है। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं, 75 सेंटीमीटर, ऊपर की तरफ अधिक, नीचे की तरफ कम, अ से अधिक और अ से आर्द्र। यानी जिन क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ आर्द्र भूमि पाई जाती है, और जिन क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ शुष्क भूमि पाई जाती है। तो 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आर्द्र भूमि, और 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क भूमि पाई जाती है। तो अ से अधिक, अ से आर्द्र आपको याद रहेगा, इसी को आपको याद कर लेना है कि 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसे आर्द्र भूमि कहते हैं, और कम वर्षा वाले क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसे शुष्क भूमि क्षेत्र कहते हैं। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं लोग। लिखा हुआ है कि वर्षाधीन या वर्षा पोषित फसल क्या है। क्वेश्चन में आंसर ढूंढिए आप। वर्षाधीन, वर्षा पोषित, यानी कि पोषित मतलब होता है पालना, और किसके द्वारा पाला जा रहा है, तो वर्षा के द्वारा कहीं ना कहीं यह फसल वर्षा पर डिपेंड होगा। लिखा है कि जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर ही उत्पादित किया जाता हो, यानी उस फसल को तैयार करने के लिए बारिश की आवश्यकता होती हो, वर्षा की आवश्यकता होती हो, और वर्षा के द्वारा जो नमी है उसी नमी के आधार पर उस फसल को तैयार किया जा सकता है। उसी फसल को वर्षाधीन
या वर्षा पोषित फसल कहते हैं। तो जब भी पूछा जाए कि वर्षाधीन या वर्षा पोषित फसल क्या है, तो जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर उत्पादित किया जाता हो उसे वर्षाधीन या वर्षा पोषित फसल कहते हैं। भारत के 38.67% क्षेत्रफल पर यह खेती की जाती है। जैसे मोटे अनाज, दाल, तिलहन, कपास, इन फसलों को वर्षा से प्राप्त नमी के आधार पर ही तैयार किया जाता है, तो इन्हें वर्षाधीन या वर्षा पोषित फसल कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि वर्षा पोषित फसल क्या है, तो वह फसल जो वर्षा से प्राप्त नमी के आधार पर तैयार किया जाता हो उसे वर्षा पोषित फसल कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे 3867 38.67% पर वर्षाधीन या वर्षा पोषित फसल तैयार होती है। नेक्स्ट पर आते हैं लोग। अब है रोपण कृषि क्या है। देखिए, रोपण कृषि मुख्य रूप से एक प्रकार की व्यापारिक या व्यावसायिक कृषि है, यानी कि वह फसल जिसे व्यवसाय या व्यापार के लिए तैयार किया जाता हो उसे रोपण कृषि कहते हैं। इन कृषि में वस्तु का उत्पादन कर उन्हें उद्योगों में कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस कृषि के अंतर्गत जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है वह वस्तु मुख्य रूप से उद्योगों का कच्चा माल होता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि। तो ये सारे फसल आप देख रहे हैं, ये कच्चा माल है जिसे ले जाकर उद्योग में फसल के रूप में तैयार किया जाता है। तो रोपण कृषि मुख्य रूप से एक व्यापारिक कृषि है। इनमें वस्तु का उत्पादन करके उसे उद्योगों में कच्चा माल के रूप में तैयार किया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, ये कच्चा माल है व्यापार के, व्यवसाय के या फिर उद्योगों के। अब आते हैं लोग अगले टॉपिक पर। देखिए, 2 टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है और काफ़ी आसान सवाल है। खाद्य फसल किसे कहते हैं? तो वैसा फसल जिसे मुख्य रूप से खाने की दृष्टि से तैयार किया जाता हो उसे खाद्य फसल कहते हैं। आसान है कि वैसा फसल जिसे मुख्य रूप से खाने की दृष्टि से तैयार किया जाता हो उसे खाद्य फसल कहते हैं। जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, ये तीनों फसल आप देख रहे हैं, और भी बहुत सारे फसल हैं जिन्हें मुख्य रूप से लोग अपने घरों में खाने के लिए तैयार करता है, और लोग जो खरीद कर ले जाता है वो भी खाने के लिए ही प्रयोग करता है। तो वैसा फसल जिसे मुख्य रूप से खाने की दृष्टि से तैयार किया जाए उसे खाद्य फसल कहते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का। दूसरा है व्यावसायिक या व्यापारिक या नकदी फसल। तो वैसा फसल जिन्हें मुख्य रूप से व्यवसाय की दृष्टि से तैयार किया जाए उसे व्यावसायिक फसल कहते हैं, या फिर वैसा फसल जिन्हें मुख्य रूप से नकद प्राप्त करने की दृष्टि से तैयार किया जाए उसे नकदी फसल कहते हैं, जैसे गन्ना, कपास, मक्का, चाय, कॉफ़ी इत्यादि। तो वैसा फसल जिसे मुख्य रूप से व्यवसाय या नकद प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाए उसे नकदी फसल कहते हैं। तो खाद्य फसल और नकदी फसल क्या अंतर है? बहुत आसान है। जिसे खाने की दृष्टि से तैयार करें खाद्य फसल, जिसे व्यवसाय की दृष्टि से तैयार करें व्यावसायिक फसल, या फिर जिसे बेचकर नकद प्राप्त करने की दृष्टि से तैयार करते हैं उसे भी व्यवसायिक या नकदी फसल कहते हैं। जैसे गन्ना, कपास, मक्का, चाय, कॉफ़ी, इसे हम घर पे प्रयोग नहीं करते हैं लोग, इसे या तो हमने व्यवसाय के लिए या बेचकर नकद प्राप्त करने के लिए तैयार किया हुआ है। तो ये रहे तीनों टॉपिक। रोपण कृषि, यह भी एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। रोपण और व्यावसायिक तो बराबर है लगभग। सबका उद्योग कच्चे माल में, उद्योगों में कच्चे माल के लिए प्रयोग किया जाता है। खाद्य फसल खाने के लिए और व्यावसायिक फसल व्यवसाय करने के लिए, नकदी फसल नकद प्राप्त करने के लिए। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, चावल, गेहूँ, मक्का खाद्य फसल का है, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, रबर, ये सब व्यावसायिक या नकदी फसल है। अब देखिए, अब आते हैं लोग टॉपिक जो एक काफ़ी इंटरेस्टेड है, और यह आपके आज तो ज्योग्राफी में पढ़ ही रहे हैं, आप आगे भी भविष्य में बहुत काम आएगा। लिखा हुआ है कि भारत में उगाई जाने वाली फसलों को ऋतु या मौसम के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। भारत में जो फसल तैयार की जाती हैं उन्हें मौसम यानी 12 माह जो होते हैं, और 3 गो ऋतु होती है, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, उस आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मौसम या ऋतु के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ फसल, फिर है रबी फसल, फिर है जायद फसल। पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल, तीसरा है जायद फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? वह फसल जिसे जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, उस फसल को कहा जाता है खरीफ फसल। याद रखेंगे, जून जुलाई अर्थात जैसे ही हमारे यहाँ बारिश शुरू होती है, मानसून प्रारंभ होता है, वर्षा ऋतु आती है,
उस समय जो फसल बोई जाती है उसे खरीफ फसल कहते हैं। और अक्टूबर नवंबर अर्थात ठंड शीत ऋतु शुरू होने से पहले जिसे काट लिया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। तो खरीफ फसल क्या है? तो वह फसल जिसे जून जुलाई में बोया जाता हो और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता हो उसे खरीफ फसल कहते हैं। इसे मुख्य रूप से वर्षा ऋतु की भी फसल कहते हैं। कौन कौन से फसल हैं जिसे जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास लगभग काट लिया जाता है? तो देखिए, चावल, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, ये सारे वे फसल हैं जिन्हें जून जुलाई तक बोया जाता है और मार्च अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता है। अब आते हैं लोग रबी फसल पर। रबी फसल वे फसल है जिन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। तो वैसे फसल जिन्हें अक्टूबर नवंबर यानी ठंड में बोया जाता है और ठंड खत्म होने से पहले काट लिया जाए उसे रबी फसल कहते हैं। यह शीत ऋतु की फसल होगी, जैसे गेहूँ, सरसों, चना, मटर। अब आते हैं लोग जायद फसल पर। वह फसल जिसे मार्च अप्रैल में बोया जाता हो और मई जून में काट लिया जाता हो उसे जायद फसल कहते हैं। यह मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु की फसल है, जैसे सब्जी, खीरा, ककड़ी इत्यादि। याद कैसे करेंगे, अब इस पर आते हैं। तीनों ऐप याद कर लेंगे, खरीफ, रबी, जायद। हमेशा बताते हैं एक सीक्वेंस, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। तो सीक्वेंस पहला क्या कहेगा, नाम याद करेंगे, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, 3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। भारत में मौसम या ऋतु के आधार पर फसलों के 3 प्रकार हैं, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल क्या है? तो जिसे जून जुलाई में याद कीजिएगा, बीच माह से शुरू करना है, न जनवरी से न दिसंबर से, जून से शुरू करना है, छठा महीना से। तो जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल से मई जून। तो जिसे जून जुलाई में बोया जाता हो और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता हो, खरीफ फसल। जिसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता हो, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता हो, रबी फसल। और जिसे मार्च अप्रैल में बोया जाता हो और मई जून में काट लिया जाता हो, जायद फसल। ऑब्जेक्टिव कैसे याद करेंगे, GKCM। GK जनरल नॉलेज, CM चीफ मिनिस्टर। ये एक ट्रिक बता रहे हैं हम, वैसे आपको याद कराने के लिए बता रहे हैं। G से गन्ना, कपास, CH से चावल, M से मक्का। गन्ना, कपास, चावल, मक्का, ये 4 आप याद करेंगे और यही 4 पूछे जाते हैं कि चारों में से कोई एक पूछेगा और पूछेगा किस फसल का उदाहरण। जैसे दे देगा कि गन्ना किस प्रकार के फसल का उदाहरण है, खरीफ, रबी, जायद। तो आप कहेंगे गन्ना खरीफ है, चावल खरीफ है, कपास खरीफ है, मक्का खरीफ फसल का उदाहरण है। तो देखिए क्या याद किया हमने, GKCM, गन्ना, कपास, चावल, मक्का, चारों के चारों खरीफ फसल हैं, यानी जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। इन चारों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है चावल। अधिकतर बार जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वहीं पूछा जाएगा कि चावल किस प्रकार के फसल का उदाहरण है। तो चावल खरीफ फसल है और गेहूँ रबी फसल है। एक चावल एक गेहूँ, एक चावल एक गेहूँ, चावल खरीफ फसल, गेहूँ रबी फसल। आसान है। वैसे याद क्या करना है आपको, यहाँ GKCM याद कर लेना है और यहाँ आप याद कर लेंगे गेहूँ, दलहन और तिलहन। दलहन मतलब दाल और तिलहन मतलब तेल। अब देखिए, दलहन मतलब दाल, चना, मटर, मूंग, अरहर। दलहन, तिलहन मतलब सरसों का तेल, तिस्सी का तेल, जो भी कच्चा तेल होता है जो हम लोग खाना बनाने में प्रयोग करते हैं हम लोग, वो सारा, सोयाबीन का तेल, ये सब। तो ये रबी फसल है। तो गेहूँ, दलहन, तिलहन रबी फसल है और GKCM खरीफ फसल है। सबसे इम्पोर्टेंट, चावल खरीफ है, गेहूँ रबी है और यहाँ आप याद कर लेंगे फल और सब्जी, ये सब जायद फसल हैं। तो तीनों को हमने आपको याद करा दिया। यहाँ आपको GKCM याद करना है और सबसे इम्पोर्टेंट चावल याद करना है। यहाँ आपको गेहूँ, दलहन, तिलहन याद करना है और यहाँ आपको क्या याद करना है, फल और सब्जी के बारे में। तो ये रहा 3 टॉपिक, खरीफ, रबी, जायद, जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल से मई जून, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। यहाँ GKCM, यहाँ गेहूँ, दलहन, तिलहन, यहाँ सब्जी और फल। सबसे इम्पोर्टेंट चावल और गेहूँ, चावल खरीफ है, गेहूँ रबी है। अब देखें एक आखिरी टॉपिक पर आते हैं लोग आज के।
लिखा हुआ है कि चावल के उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियाँ और उसका वितरण बताइए। देखिए, यह भी आपके क्वेश्चन आंसर में इसका लघु दीर्घ में कहीं इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है और पिछले साल भी शायद पूछा हुआ था। तो बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया जाता है हर 1-2 साल पर। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। लिखा है कि चावल के उत्पादन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, मतलब क्या क्या चीज़ आवश्यक है तब चावल उत्पादित हो पाएगा, और वो किस देश में सबसे अधिक है, किस राज्य में सबसे अधिक है, भारत का स्थान, बिहार में कौन से स्थान पर है। इसी को दीर्घ में पूछा जाता है। देखिए, बहुत आसान है। अगर केवल इतना पूछेगा तो लघु में, और दीर्घ में पूछा जाएगा तो भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ उसका वितरण भी जोड़ दिया जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, आप सब्जेक्टिव बना सकते हैं, सब्जेक्टिव याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, दोनों याद कर लीजिए। आप लघु दीर्घ कुछ भी बना सकते हैं। जैसे चावल के उत्पादन के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो निम्न हैं। सबसे पहले हम यह लिखेंगे कि चावल के उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियां निम्न हैं। पहला, तापमान। तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। वर्षा 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए, और श्रम सस्ता श्रम होना चाहिए। इसी को समझिए। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि चावल एक खरीफ फसल है जिसे जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर के बीच में बोया जाता है। तो चावल के लिए तापमान कितना चाहिए, तो अब देखते होंगे कि जून जुलाई में धूप भी ज़्यादा होता है और बारिश भी अच्छा खासा हो जाती है हमारे यहाँ अक्टूबर नवंबर से पहले। तो यह वह समय है, इसीलिए चावल को जून जुलाई में बोया जाता है। अगर उसको 24 से 27 तापमान चाहिए तो उसी समय मिल जाएगा। बारिश भी ज़्यादा चाहिए, यानी पानी भी ज़्यादा चाहिए, तो उस समय बारिश भी होती है अच्छी खासी, तो 125 से 200। मिट्टी तो उपजाऊ चाहिए, तो जलोढ़, और श्रम यानी कि मजदूरी हमें कैसा कराना पड़ता है, तो सब लोग चाहता है कि उसको उत्पादन में कम से कम खर्चा हो, तो श्रम कैसा होना चाहिए, तो मजदूरी सस्ती होनी चाहिए। तो चावल के उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ निम्न हैं। तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर, मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, श्रम सस्ता श्रम। याद रखिएगा। वितरण पर आते हैं लोग। वितरण कहेंगे कि यह एक खरीफ फसल है। आसानी से हमको पहले से पता है क्यों खरीफ है, क्योंकि इसे जून जुलाई में बो रहे हैं और अक्टूबर नवंबर के बीच काट लिया जाता है। सबसे अधिक चावल का उत्पादन तो चीन में होता है, यह तय है कि सबसे अधिक चावल कहाँ उत्पादित किया जाता है, तो चीन में। तथा भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, जबकि भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है। और यदि बिहार को देखा जाए तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। तो अभी आपको हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है सब ऑब्जेक्टिव है, इसी को तो हमको लिखना है। भौगोलिक परिस्थितियाँ, तापमान 24 से 27, वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर, मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, श्रम सस्ता श्रम। तापमान 24 से 27, वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर, मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, श्रम सस्ता श्रम। कैसा फसल है, खरीफ। कब बोया जाता है, जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर। सबसे अधिक किस देश में होता है, चीन। भारत का स्थान विश्व में दूसरा। भारत में सबसे अधिक किस राज्य में, पश्चिम बंगाल। बिहार में सबसे अधिक किस जिला में, तो पश्चिमी चंपारण। यानी कि इसी को आपको सजा कर जिस तरह हमने लिखा है उसी तरह आप लिख दीजिएगा। आपका दीर्घ उत्तर ये कंप्लीट हो जाएगा और ये एक अच्छा सा टॉपिक समाप्त भी हो जाएगा। और ये आपको याद भी करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है। चावल के साथ साथ हम गेहूं को भी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि चावल खरीफ है तो गेहूं रबी है। देखिए, क्वेश्चन यह भी आ सकता है और बार बार पूछा भी जाता है कि गेहूं के उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियाँ और उसका वितरण बताइए। अगर लघु में पूछा जाएगा तो केवल भौगोलिक परिस्थितियाँ पूछा जाएगा, और दीर्घ में पूछा जाएगा तो उसका वितरण यानी विस्तार भी पूछा जाएगा। तो गेहूं रबी फसल है। रबी फसल यानी ठंडे के दिन में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल के बीच में। तो तापमान इसको कम चाहिए। तो गेहूं के लिए तापमान मात्र 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। और आपको ध्यान भी है कि अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल के बीच में इसी के आसपास तापमान होता है। पानी भी इसको कम चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर। इसी के आसपास लगभग 1-2 बार भारत में बारिश होती ही है ठंडक के माह में, तो बारिश का भी काम है। पानी नमी भी शीत ऋतु में नमी भी रहता है, इस कारण से यहाँ पानी का काम भी हो जाता है। मिट्टी इसके लिए जो सबसे उपयुक्त है वो दोमट मिट्टी है। लेकिन ध्यान रहे, अगर ऑप्शन में दोमट मिट्टी न दिखे तो आप क्या टिक कीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी। कंठस्थ याद रखिएगा, गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त है दोमट मिट्टी। अगर दोमट ऑप्शन में न दिखे तब हम टिक करेंगे जलोढ़ मिट्टी।
और श्रम तो कॉमन है, सस्ता श्रम। तो गेहूं के लिए तापमान 10 से 15, वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, मिट्टी दोमट मिट्टी, श्रम सस्ता श्रम। अब आते हैं लोग इसके वितरण पर। यह कैसी फसल है? तो यह एक रबी फसल है जिसे अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल के बीच में यानी रामनवमी से पहले काट लिया जाता है। और सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन चीन में होता है तथा भारत का विश्व में गेहूं में स्थान भी दूसरा है, सेम कॉमन है। वहाँ भी चीन, यहाँ भी चीन, वहाँ भी दूसरा, यहाँ भी दूसरा। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन जो होता है जिस राज्य में, वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो देखिए, यदि आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो बिहार के एक साइड पश्चिम बंगाल और एक साइड में उत्तर प्रदेश है। यानी आप इस तरफ देखें तो चावल होता है पश्चिम बंगाल में और इधर देखें तो चावल होता है उत्तर प्रदेश में और हम लोग बीच में हैं लोग। और अगर बिहार की बात किया जाए तो सबसे अधिक बिहार के रोहतास ज़िले में गेहूं का उत्पादन होता है। तो इसी को हम लोग रिपीट करते हैं लोग। गेहूं के लिए तापमान 10 से 15, वर्षा 50 से 75, मिट्टी दोमट मिट्टी, श्रम सस्ता श्रम। कैसी फसल है? रबी। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल के बीच में। और सबसे अधिक किस देश में होता है? चीन। भारत का विश्व में स्थान दूसरा। भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे अधिक रोहतास ज़िले में होता है। और ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। जितना पढ़ाए हैं खूब अच्छा से याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1-2 सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही और उतना भी भारी नहीं है, बहुत आसान है। 2 बार 1 बार वीडियो देखिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिए, या फिर आप हमसे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ कर पूछ सकते हैं लोग। तो यदि किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आप हमसे और संपर्क करें। मिलते हैं लोग अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक का मतलब इसी का एक वीडियो और आएगा और उस वीडियो में हम लोग इसके अगले टॉपिक को कवर करेंगे लोग। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।